जय हिंद दोस्तों। आज हम बीपीएससी टॉपर उज्जवल कुमार की एसए की ओरिजिनल कॉपी लेकर के आए हैं। तो चलिए इनकी कॉपी को डिकोड करते हैं। देखिए यहाँ पर खंड 1 में 4 निबंध दिए गए हैं, जिसमें से एक निबंध आपको लिखना है और एक निबंध आपको जो है 700 से 800 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके द्वारा जो है दूसरे निबंध पर निबंध लेखन किया गया है। दूसरा निबंध क्या है? कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। तो इसको जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है और उसको समझना है और क्वेश्चन को ब्रेक करना है। जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तब तक समझेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए 3-4 कीवर्ड दिए गए हैं, जैसे कृषि व्यवस्था, सुधार, ग्रामीण अर्थतंत्र और सशक्त। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बनाने के लिए कृषि व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, इस पर जो है निबंध लेखन करना है। तो चलिए देखते हैं इनके द्वारा क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन एम.एस. स्वामीनाथन के स्टेटमेंट से स्टार्ट किया गया है। आप किसी के स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में स्टार्ट कर सकते हैं, या आप किसी पोएम से स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें आप सहज महसूस करते हैं उस फॉर्मेट में आप निबंध स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एम.एस. स्वामीनाथन के स्टेटमेंट से स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का कहना था कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही नहीं बल्कि पूरा शरीर भी है। स्वामीनाथन जी का यह कथन इसलिए भी सटीक है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जनसंख्या का लगभग 70 से 75% कृषि कार्यों में लगी हुई है। यह देश के लोगों के लिए रोजगार का साधन होने के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देती है, साथ ही निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा भी अर्जित करती है। इस तरह से इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा डेटा इनपुट करने का प्रयास नहीं किया गया है। डेटा उतना ही इनपुट करना है जितना रेलिवेंट हो। ठीक है, अनावश्यक डेटा को इनपुट नहीं करना है। और यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है उसको अंडरलाइन भी किया गया है। जैसे ये एम.एस. स्वामीनाथन का स्टेटमेंट है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। साथ ही साथ जो स्वामीनाथन जी का स्टेटमेंट है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का भी विशेष ध्यान रखना है। और ये जो आपका निबंध है इसमें कनेक्टिविटी होना चाहिए, कहीं पर भी जो है फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। देखिए आगे लिखा गया है कि भारत की कृषि व्यवस्था मुख्यतः पारंपरिक तरीकों पर निर्भर है। यह जीवन निर्वाह के लिए की जाती रही है। प्राचीन काल में जब जनसंख्या सीमित थी तब पारंपरिक तरीकों का प्रयोग करके ही जीवन निर्वाह संभव था। गांव अर्थव्यवस्था के केंद्र होते थे तथा भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि निबंध में कभी भी फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। आपके निबंध में फ्लो रहना चाहिए, यानी कि आपका निबंध जो है धारा प्रवाह रहना चाहिए, पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। कहीं पर भी जो है फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। आगे देखिए एंशियंट एरा से कनेक्ट करते हुए वैदिक समाज को एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं कि वैदिक समाज में यह उदाहरण मिलता है कि कृषि जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त थी, परंतु जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, संसाधनों की मात्रा बढ़ने लगी तथा अधिक उत्पादन एवं उत्पादकता प्राप्त करने के लिए कृषि व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत महसूस हुई। ठीक है, तो इस तरह से जो इंट्रोडक्शन है उसको कंप्लीट करते हैं। आगे लिखते हैं कि कृषि व्यवस्था में सुधार कर न सिर्फ देश को प्रगति के नए आयाम प्राप्त होंगे, बल्कि वो ग्रामीण अर्थतंत्र जो प्राचीन काल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है उसे सशक्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें 2 प्रश्नों का उत्तर ढूंढना होगा। पहला कि कृषि व्यवस्था में कौन से सुधार किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिख रहे हैं, 2 क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे जो है आपके आंसर में डाइवर्सिटी आती है और आपका आंसर और अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि क्या नाम है, कृषि व्यवस्था में कौन से सुधार किए जा सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या इन सुधारों से ग्रामीण अर्थतंत्र
सशक्त बन जाएगा? ये 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर देते हुए ये अपना जो है निबंध कंटिन्यू करेंगे। देखिए आगे लिखते हैं कि पहले प्रश्न के उत्तर के लिए हमें विश्व के विभिन्न देशों की कृषि व्यवस्था में सुधार को समझना होगा। यानी जो है ग्लोबल लेवल पर जो है ये बात कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कैलिफोर्निया मॉडल है। ठीक है, कैलिफोर्निया मॉडल का जो है एग्जाम्पल देते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, जहाँ जलवायु दशाएं एवं मिट्टी बहुत ज़्यादा अनुकूल न होने पर भी तकनीकी एवं विज्ञान की सहायता से कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किए गए। आगे लिखा गया है, अतः यह मानने में कोई समस्या नहीं है कि कृषि में तकनीकी सुधार जरूरी है। इन सुधारों में अच्छी गुणवत्ता के बीज, सिंचाई के साधन, फसल निरीक्षण तथा तकनीकों का प्रयोग करके उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तकनीक में सुधार की बात की जा रही है। आगे लिखते हैं कि भारत में हरित क्रांति के समय भी ऐसे उपायों को अपनाया गया जिससे भारत संपूर्ण आयातक देश से निर्यातक देश में बदल गया, परंतु इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहे, जैसे मिट्टी की लवणता बढ़ने से उर्वरता शक्ति का कम होना। तो यहाँ पर तकनीक की पॉजिटिविटी के साथ साथ निगेटिविटी को भी दर्शाया गया है। आगे लिखते हैं कि अतः कृषि व्यवस्था में ऐसे सुधार किए जाएं जो न सिर्फ उत्पादकता को ध्यान में रखें बल्कि पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन को भी ध्यान में रखें। यानी कि यहाँ पर कृषि में सतत विकास की बात की जा रही है। आगे लिखते हैं कि कृषि व्यवस्था में तकनीक सुधार के अतिरिक्त संस्थागत सुधार भी जरूरी है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी जरूरी है। इसमें भूमि सुधार तथा संस्थागत ऋण उपलब्ध जैसे सुधार शामिल हैं। परंतु अब दूसरा प्रश्न यह है कि क्या कृषि सुधार से देश का ग्रामीण अर्थतंत्र वास्तव में सशक्त होगा? इस प्रश्न के उत्तर के लिए कृषि तथा ग्रामीण अर्थतंत्र के बीच के संबंध का विश्लेषण जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि और ग्रामीण अर्थतंत्र के बीच के संबंधों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं विश्लेषण में क्या लिखते हैं। आगे लिख रहे हैं, गांव की सर्वमान्य परिभाषा के अनुसार जहां 75% से अधिक लोग कृषि कार्य में संलग्न हों। ग्रामीण अर्थतंत्र और कृषि में घनिष्ठ तथा अटूट संबंध है। एक ग्रामीण अर्थतंत्र के अधिकतर रोजगार कृषि पर निर्भर होती है। ग्रामीण अर्थतंत्र कृषि उत्पाद के मांग और आपूर्ति पर टिका होता है। ग्रामीण अर्थतंत्र तभी सशक्त हो सकता है जब कृषि एवं सहवर्ती क्रियाकलापों के मांग तथा आपूर्ति में संतुलन बना रहे। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि कृषि उत्पादन पर ही केवल ध्यान नहीं देना चाहिए, इसके साथ साथ इसके सहवर्ती क्रियाकलापों के ग्रोथ पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे मत्स्य पालन और पशुपालन। ठीक है, इस पर भी जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। आगे लिखते हैं कि मांग तथा आपूर्ति का यह संतुलन तभी बना रह सकता है जब ग्रामीण अर्थतंत्र की मांग के अनुसार कृषि उत्पादन करे। यानी कि जितना डिमांड है, ग्रामीण अर्थतंत्र में जितना डिमांड है उसके अनुरूप जो है उत्पादन हो, तभी ये संतुलन बना रह पाएगा, अन्यथा ये संतुलन जो है टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे लिखा गया है, परंतु जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं जैसी समस्याएं न सिर्फ इस उत्पादन को कम करती हैं बल्कि मांग और आपूर्ति को असंतुलित भी करती हैं। जब उत्पादन कम हो जाएगा और डिमांड ज़्यादा रहेगा तो निस्संदेह जो डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है वो जो है असंतुलित हो जाएगा, वो टूट जाएगा। आगे लिखते हैं कि कृषि में तकनीकी सुधार करके उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, जिससे ज़्यादा जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा संभव हो पाएगी। वहीं दूसरी तरफ कृषि में संस्थागत सुधार करके उन्हें असंस्थागत ऋण स्रोतों से छुटकारा मिलेगा, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ किसानों की आत्महत्या के मुद्दे भी कम होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि यदि संस्थागत सुधार किए जाते हैं तो किसानों को सहजता से ऋण मिल जाएंगे और किसान जो है महाजनों के चंगुल से बच जाएंगे, जिससे आत्महत्या और शोषण जैसी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आगे लिखते हैं कि महात्मा गांधी ने भी आत्मनिर्भर गांव का विचार दिया था और उनका यह भी मानना था कि ये आत्मनिर्भर गांव संपूर्ण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। आगे लिखते हैं, परंतु ग्रामीण अर्थतंत्र का सशक्तिकरण सिर्फ
कृषि में सुधार से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए कृषि के सहवर्ती क्षेत्र जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि पर भी ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण अर्थतंत्र के सशक्तिकरण के लिए कृषि क्षेत्र के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण एवं औद्योगिक प्रशिक्षण के द्वारा सेवा एवं उद्योग क्षेत्र पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है, सेवा और उद्योग क्षेत्र पर भी ध्यान देना होगा कृषि के साथ साथ। ठीक है, आगे लिखते हैं, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है क्योंकि यह कई उद्योगों के लिए कच्चे माल का भी कार्य करती है। इन कच्चे माल के जरिए किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। इस संदर्भ में कृषि में निजी निवेश तथा अनुबंध आधारित कृषि की अवधारणा प्रचलन में है। आगे लिख रहे हैं कि ग्रामीण अर्थतंत्र के सशक्तिकरण के लिए डिजिटल कृषि को अपनाना पड़ेगा। विभिन्न ऐप्स के जरिए जलवायु दशाओं को ध्यान में रख करके बेहतर उत्पादन एवं उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर डिजिटलाइजेशन का भी जो है जिक्र कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, वर्तमान में विभिन्न स्तर की सरकारें जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही हैं जो कृषि व्यवस्था में सुधार करके ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इन योजनाओं में हरित क्रांति 2.0, न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इत्यादि, यहाँ पर 3-4 योजनाओं को कोट कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है करंट से भी लिंक करके लिख सकते हैं। ठीक है, आगे लिख रहे हैं कि ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा मत्स्य संपदा योजना तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के साथ साथ कृषि निर्यात क्षेत्र बनाने तथा कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि निर्यात नीति का भी अनुसरण किया जा रहा है। ठीक है, तो कृषि निर्यात नीति का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। इस तरह से करंट से भी लिंक करके लिखने का प्रयास किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखते हैं कि हालांकि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्याएं हैं, इनमें भ्रष्टाचार की एक प्रमुख समस्या दिखती है। अदम गोंडवी कहते हैं, यहाँ पर अदम गोंडवी का एक बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखा गया है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे और आंकड़े किताबी है। अर्थात सरकारों के द्वारा ऑन पेपर जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि एग्रीकल्चर ने इतना ग्रोथ किया, एग्रीकल्चर में इतना इन्वेस्टमेंट किया गया है, ये सब झूठे हैं। क्योंकि आज भी यदि ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो वही गरीबी और वही बदहाली दिखाई देती है। तो इस पंक्ति का कहने का तात्पर्य यही है। अब लास्ट में निबंध को कंक्लूड कर रहे हैं। कंक्लूजन में लिख रहे हैं कि समग्रतः ग्रामीण अर्थतंत्र का सशक्तिकरण कृषि व्यवस्था में सुधार के अतिरिक्त लघु उद्योगों को बढ़ावा देने से हो पाएगा। अर्थात इसके साथ साथ लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की भी बात की जा रही है। इसके लिए न सिर्फ कृषि क्षेत्र में बल्कि पूरे ग्रामीण अर्थतंत्र को समेकित दृष्टि से देखते हुए सतत समावेशी तथा समृद्ध गांव की परिकल्पना की जा सकती है। वर्तमान में बिहार सरकार की 7 निश्चय 2.0 योजना भी इसी मार्ग पर आगे बढ़ रही है। तो इस तरह से उज्ज्वल कुमार के द्वारा बहुत ही सुंदर और वेल कनेक्टेड निबंध लिखा गया है। आपने देखा कि कहीं पर भी फ्लो ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो एकदम से जो है फ्लो में लिखा गया है, पढ़ने में मज़ा आ रहा था और साथ ही साथ जो है इनोवेटिव अप्रोच के साथ लिखा गया है। और आपने देखा है कि डाइवर्सिटी कितनी है। डाइवर्सिटी में इनके द्वारा तरह तरह का जो है कोटेशन यूज किया गया है, स्टेटमेंट यूज किया गया है और जो करंट की योजनाएं हैं उससे लिंक करा के लिखा गया है। तो इस तरह से आपको भी स्किल डेवलप करना होगा और ये स्किल तभी आप डेवलप कर सकते हैं जब आप लगातार अभ्यास करेंगे। रातों रात ये स्किल आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। अभी मैं इस कॉपी का यही एक निबंध दिखा रहा हूँ, पूरा निबंध दिखाने लगूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यदि पूरा आप देखना चाहते हैं कॉपी तो आप लच पीसेस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। लच पीसेस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम पर लच पीसेस के नाम से सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।